बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लेक्चर दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ अबाउट रिसर्च। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिसर्च जो होता है ऐसे से डिफरेंट होता है, ताकि आप लोग इन दोनों को मिक्स ना करें। ठीक है, थोड़ा बहुत इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्योंकि जब आप कंपोज करते हैं अपने रिसर्च के प्रोजेक्ट को तो फिर वो उससे मिलता जुलता हो जाता है ऐसे के टॉपिक से, बट स्टिल थोड़े से डिफरेंट भी होता है। हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आज के लेसन में। सो रिसर्च का प्रोसेस और ऐसे का थोड़ा सा मिलता जुलता है। ऐसे में भी हम प्लान करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या मालूमात हमारे पास, कौन सा नॉलेज है और मज़ीद क्या चाहिए, और फिर हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च का नाम से ही पता चल जाता है रिसर्च। आपको पता है स्टूडेंट्स, आजकल इंटरनेट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन है, तो आपको हर जगह पे लोग इंटरनेट यूज़ करते हुए मिलेंगे। जो नॉलेज आपके पास कम पड़ जाता है आप रिसर्च करते हैं। इंटरनेट से तो रिसर्च की जा सकती है, इसके अलावा आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके बुक्स भी ढूंढ सकते हैं। जो आपका रेलेवेंट टॉपिक है उसी में से आपने वो टॉपिक आपके माइंड में होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसमें आप बुक्स भी ले सकते हैं, उसको लेके आप मैगज़ीन्स में, अगर मैगज़ीन्स पढ़े हुए हैं साइड पे कॉलेज में वो भी होते हैं, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आप अपना आर्टिकल कंपोज कर सकें। फिर उसके बाद जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आ जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स आपने हमेशा एक बात का ख्याल रखना है कि प्लानिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर एक आपका रिसर्च टॉपिक है तो उसके लिए जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, उसका नॉलेज जो है वो बहुत वास्ट है, तो आपने उसको नैरो करना है। आप अगर उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो उस टॉपिक में भी आपको फोकस रहना है, आप कौन से एस्पेक्ट को लेके रिसर्च कर रहे हैं। एक एस्पेक्ट उसका लेके फिर उसमें डिटेल स्टडी जो है वो रिसर्च होगी। फिर उसके बाद आपके पास जब आपके पास एक डायरेक्शन आपको मिल गई, फिर आपने जो मटेरियल ढूंढना है वो उसी डायरेक्शन में ढूंढना है। जो जो आपको मटेरियल चाहिए उससे अगर इर्रेलेवेंट मटेरियल है उसको आपने हाथ नहीं लगाना, ठीक है। फिर प्लानिंग में आपकी टाइमिंग भी आ जाती है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। और फिर आप राइट करते हैं उसको, और फिर राइटिंग के बाद आप उसकी एडिटिंग करते हैं। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ, ये आपको साइकिल की तरह नज़र आ रहा होगा, कुछ इसी तरह होता है, ठीक है। उसके फ्रेमवर्क को आपने प्लान किस तरह से करना है, आपने टास्क्स लिखने हैं, उसमें प्रिलिमिनरीज आ जाती हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, फिर उस इंफॉर्मेशन में जो है वो ऑर्गेनाइज कब करना है, और ये जो है वो डेडलाइंस हैं। आपके पास जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसमें 3-3 दिन एलोकेट करें कि 3 दिन मैंने जो है वो प्रिलिमिनरीज देखनी है, ठीक है। मैंने 3 दिन में पहले अपना एस्पेक्ट देखना है रिसर्च में कौन सा। जब आप इंटरनेट पे लिख के देखेंगे तो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स मिलेंगे, फिर उन एस्पेक्ट्स में से आपने सेलेक्ट करना है, मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। फोकस रहना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी कपड़े की दुकान में चले जाते हैं, आपने कोई सूट ख़रीदना है। अब आसपास आपको बहुत से कपड़े मिलेंगे, आप जाके अगर सब कपड़ों को देखना स्टार्ट करेंगे खोल खोल के तो आपका पूरा दिन भी गुजर जाएगा, लेकिन आप वहाँ से एक जोड़ा भी ख़रीद नहीं पाएंगे और इसके अलावा की शॉपिंग भी आप नहीं कर पाएंगे।
तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप फोकस रहते हैं, भाई मुझे इस रेंज का कपड़ा चाहिए और इस कलर का चाहिए या इस ब्रांड का चाहिए या उसका कपड़ा इस तरह से हो, तो फिर वो दुकानदार उसी तरह की स्पेसिफ़िक चीज़ें लाके आपको दिखाता है। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे मुझे पूरी दुकान दिखा दें, तो ये उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने भी दूसरे लोगों को डील करना है, और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी पूरा दिन एक सूट पे ख़रीदने पे नहीं लगा सकते। तो फोकस रहना है, आपने अपनी डायरेक्शन सेलेक्ट करनी है कि मैंने इस चीज़ को अपने जहन में रखे अपनी सी रिसर्च करनी है, ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल देने का मकसद यही था कि आप समझ सकें कि हमने फोकस किस तरह से रहना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो डेडलाइंस देनी है। मैंने जो है वो 2 दिन में, सपोज़ मैंने 2 दिन में जाके जो है वो अपने लिए एक सूट लेना है, फिर मुझे जो है वो जो जूते चाहिए उसके लिए मज़ीद 2 दिन आप ले लेते हैं। तो यही डेडलाइंस, आप सपोज़ आपने किसी शादी में जाना है, ठीक है, तो आप इनको 1 बाय 1, ये 2 दिन मैंने कपड़े लेने हैं, अगले दिन दर्जी को देने हैं, फिर उससे अगले दिन शूज़ लेने हैं, फिर उससे अगले दिन मैंने ये वाला काम करना है। तो इसी तरह से प्लान करके जब आप जाते हैं, तो एंड पे क्या हो जाता है, आप वो जो आपकी डेडलाइन है उससे पहले रेडी हो जाते हैं। अगर आप अपना काम छोड़ते चले जाते हैं कल पे, फिर क्या हो जाता है एंड पे कि कुछ भी रेडी नहीं होता और वो वक्त सर पर आ जाता है। ईद पे हम क्या करते हैं, ईद से इतने दिन पहले हमने दर्जी को कपड़े देने हैं, दर्जी इतने दिन में सिएगा, फिर इतने दिन आपने जाके दर्जी के चक्कर भी लगाने हैं कि कब तक सी के दोगे। सो दिस इज़ समथिंग, हम लोग इनको डेडलाइंस कहते हैं, ठीक है। फिर प्लानिंग द असाइनमेंट, वही प्लानिंग में हम इसको रिपीट करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स, लेंथ कितनी है, ये ना हो आप बहुत ज़्यादा मटेरियल ढूंढें, फिर उस मटेरियल को अगेन आपके लिए दोबारा से ढूंढना भी मुश्किल है। तो फोकस रहेंगे, आपके पास मटेरियल कम रहेगा और फिर उस मटेरियल में से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर आपने कितने वर्ड्स, कितनी लेंथ होगी आपके असाइनमेंट की, 1 पेज होगी, 2 पेज होगी, ये भी आपने डिसाइड करना है, ठीक है, ताकि उसी लेंथ के हिसाब से फिर आप मटेरियल ढूंढें। फिर उसके बाद रेफरेंसिंग, जो मटेरियल आप ले रहे हैं उसकी रेफरेंसिंग भी होगी, आगे जाके हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, फिर जो क्वेश्चन आप अपने आप से कह रहे हैं वो रिलेटेड टॉपिक जो है उससे एक क्वेश्चन बनाना है आपने, फिर उसी क्वेश्चन का आंसर करना है। और आंसर किस तरह से करेंगे, आप दूसरे लोगों के सर्चेस करके इंटरनेट पे वो मटेरियल, ये मटेरियल, और वही मटेरियल उस आपके क्वेश्चन को आंसर करेगा। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को समझना है, उस क्वेश्चन को आपने ब्रेक डाउन करना है, यानी कि उसके हिस्से करने हैं, पहले एक हिस्से को एड्रेस करना है, फिर दूसरे हिस्से को एड्रेस करना है, और फिर वर्ब्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने अल्फाज में लिखना है कि असाइनमेंट आपसे क्या चाह रहा है, वो रिसर्च असाइनमेंट आपसे मांग क्या रहा है। आपने सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट मैटर, इससे पहले आपको क्या पता है उस सब्जेक्ट के बारे में, कितना कुछ पता है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है और कितनी आपको चाहिए, ठीक है। व्हाट बैकग्राउंड इन्फो डू यू नीड टू हेल्प यू कंप्लीट द असाइनमेंट, और बैकग्राउंड के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको पता है जब हम किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं तो उसका बैकग्राउंड भी हमें पता होना चाहिए। हाउ आर यू गोइंग टू चूज़ योर रीडिंग मटीरियल, अब वही फोकस रहना है, कौन सा रीडिंग मटीरियल हो, कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। फोकस रहेंगे तो फिर आप रेलिवेंट चीज़ें ही पढ़ पाएंगे, ठीक है। फिर थिंकिंग आपकी आ जाती है, उसमें इनिशियल आइडियाज़ आपके पास क्या हैं, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेनस्टॉर्म में क्या होगा, या माइंड मैप बनाएंगे, या लिस्ट बनाएंगे, या ड्राइंग करेंगे, या डिस्कशन, या फिर नोट्स। फिर इनिशियल प्लान आपका बनेगा, फिर प्रिलिमिनरी रीडिंग के आपने क्या पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपने
ऐसे की तरह का एक वो बनाना है आउटलाइन। फिर रीडिंग और रिसर्चिंग में रफ़ आउटलाइन आपने बनाई, गैदर की इंफॉर्मेशन टॉपिक से रेलेवेंट। फिर गुड नोट्स आपने बनाए, उनको ऑर्गेनाइज़ किया। फिर आपने ये देखा कि आपको इंक्लूड क्या करना चाहिए, फिर एविडेंस कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये सारा कुछ, ठीक है। फिर राइटिंग आएगी। स्टार्ट राइटिंग अर्ली, जितनी जल्दी हो सकता है आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। ये ना हो आप अपना कल कल छोड़ते चले जाएं और वो जो डेडलाइन आपकी रिसर्च की है वो आ जाए। सपोज़ एक टॉपिक आपने लिया, आपने 15 दिन में इस टॉपिक पे काम करना है, ठीक है। फिर 15 दिन को आपने उसी तरीके से डिवाइड करना है, लेकिन कोशिश करें उस 15 दिन में जो आप रेलिवेंट मटेरियल ढूंढते हैं उसके लिए 4 दिन काफ़ी हैं। बाकी 11 दिन आपने लिखना है पहला ड्राफ्ट। फिर उसके बाद दोबारा से उसको रिवाइज़ करना है। फिर आपको पहला ड्राफ्ट लिखने में भी कुछ टाइम लगेगा, फिर आप उसको रिवाइज़ करेंगे, उसके लिए भी कुछ दिन लगेंगे। और फिर कितने ड्राफ्ट्स आपने बनाने हैं ये भी डिपेंड करता है। आप उनको रिवाइज़ करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, आपका टाइम जो है वो कम से कम तर होता जाएगा। लेकिन जब आप मटेरियल ढूंढ रहे हैं कम से कम टाइम लगाएं, लेकिन जब आप कंपोज कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने टाइम लगाना है। फिर अगर कोई आर्ग्यूमेंट है तो उसको स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंसेस, आप जो पढ़ रहे हैं उसके रेफरेंसेस आपने रखने हैं। डाइजेस्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन इंफॉर्मेशन, फिर जो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको भी आपने बहुत गौर से पढ़ना है। और फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है रेफरेंसेस हम क्यों रखते हैं, क्यों रखें कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से ले रही हूँ, मैं इस किताब से ले रही हूँ, मैं इंटरनेट की इस साइट से ले रही हूँ, उसको हमें क्यों रखना है। क्रेडिट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो कोई हमें दे रहा है, स्टूडेंट्स इट्स सॉर्ट ऑफ आपने अपनी डेली लाइफ में भी आपने ये एग्जांपल देखी होगी कि जब कोई हमें कोई चीज़ देता है, ठीक है, हमें उस वक्त उस चीज़ की ज़रूरत है, जब कोई हमें देता है तो हम एक्नॉलेज करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, या फिर हम मेंशन करते हैं कि इसने इस वक्त में मेरी मदद की है ना। ये एथिक्स में हमारे शामिल है। तो इसी तरह रिसर्च के भी ये एथिक्स में शामिल है कि आपको रिसर्च के दौरान जिस शख्स का जौन सा लिखा हुआ आर्टिकल आपकी मददगार साबित हुआ, आपने उसको क्रेडिट देना है। वो किस सेंस में देना है कि आप सोर्स बता देंगे कि इस सोर्स ने मेरी हेल्प की है, ठीक है। रीडर कैन लोकेट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन इफ़ रिक्वायर्ड। अच्छा, और दूसरा फ़ायदा क्या है, एक तो आपने क्रेडिट दे दिया, दूसरा जब रीडर अगर मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, फिर वो जो आपने रेफरेंस मेंशन की है वो उसी रेफरेंस पे जाएगा और वहाँ से वो मज़ीद इंफॉर्मेशन लेगा। डिमॉन्स्ट्रेट ब्रेथ ऑफ रीडिंग एंड नॉलेज, फिर आपने कितना लिखा, आपने इस आर्टिकल को लिखने के लिए कितना ज़्यादा पढ़ा है, वो इस चीज़ को भी मेंशन करेगा कि भाई इसने इतना कुछ पढ़ा है, फिर कहीं जाके इसने ये लिखा है, ठीक है। तो रेफरेंसेस इसी वजह से ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आ जाता है प्लेजरिज्म। स्टूडेंट्स इसको भी याद रखना है, यूजिंग समवन्स वर्ड्स और आइडियाज़ एंड प्रेजेंटिंग देम एज योर ओन, इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। ये एक तरह की चोरी है कि किसी और की चीज़ें आप दिखा दो कि ये मेरी हैं, ठीक है। जब आप राइटिंग में ये करते हो तो इसको प्लेजरिज्म कहते हैं कि किसी और के आइडियाज़, उसकी राइटिंग को हम कॉपी कर लें और फिर दूसरों को दिखाएं कि ये मैंने लिखा है। सो इट इज़ अगेन अगेंस्ट द एथिक्स। इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम बुक्स, और दूसरा वो बंदे ने कोई और बात कही है लेकिन हम उसको किसी और सेंस में लेके आइडियाज़, इस तरह के आइडियाज़ उस बुक के बारे में या जो है वो आर्टिकल्स के बारे में हम दूसरे स्टूडेंट्स के या आइडियाज़ के बारे में बता रहे होते हैं। तो इट इज़ अगेन अगेंस्ट एथिक कि अगर उसने किसी और तरीके से बात की है, हम उसको किसी और तरीके से समझ के पेश करते हैं, तो ये उसकी आइडियाज़ की एक तो चोरी हो गई, दूसरा उसके आइडियाज़ को अगर वो पॉजिटिव है हमने उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी पेश कर दिया, ठीक है। सो ये भी हो सकता है।
अब रेफरेंसेस कैसे लिखने हैं? रेफरेंस सिस्टम एक हार्वर्ड का रेफरेंस सिस्टम है, उसके थ्रू रेफरेंसेस मेंशन करते हैं। एक रिकॉर्ड सोर्सेज, वो किस तरह से होता है स्टूडेंट्स? वो कुछ इस तरह से होता है कि आप जो है वो इंटरनेट पे चले जाते हैं, ठीक है, और इंटरनेट पे आप ब्राउजिंग क्या करते हैं? लेट मी सी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कुछ दिखा सकूँ। सपोज़ मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं? अगर आप इंटरनेट पे हैं तो जब भी आप कुछ टाइप करते हैं ऊपर उसका एड्रेस आता है, आपने उस एड्रेस पे क्लिक करना है और उसको कॉपी करना है। फिर उसको कॉपी करके जिस वर्ड पे कंप्यूटर में जिस पेज पे आप अपना रिसोर्सेज जमा कर रहे हैं उस पे आपने उस रिसोर्स के साथ उसका जो है वो एड्रेस भी पेस्ट कर देना है। तो ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। ये बातें मैंने वेबसाइट से ली है, ठीक है। फिर आपने केयरफुल नोट्स भी लेने हैं, रेफरेंस लिस्ट भी देनी है। फिर जब पूरा आपने बना लिया उसको, फिर लास्ट पे उसके जाके आपने अपने रेफरेंसेस 1 बाय 1 दे देने हैं कि मैंने एक इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया, इस बुक का इस्तेमाल किया। बुक का नेम, उसका ऑथर का नेम, उसका ईयर आ जाता है, उसकी एडिशन आ जाती है। तो ये सारा आपने इसका रिकॉर्ड भी रखना है, ठीक है। फिर एक होती है इंटेक्स साइटेशन रेफरेंसिंग। वो जब आप लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर आप उसको सीखेंगे। अभी चूँकि मेरे पास नहीं है रिसोर्सेज, अदरवाइज़ मैं आपको करके दिखा देती कि हम इंटेक्स साइटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर ये सारे रिसोर्सेज भी आपने एंड पे दे दिए तो फिर आपने क्या करना है? आपने उसकी एडिटिंग करनी है। आपने प्रूफ रीड किया, फिर उसके बाद आउट लाउड किया, फिर टाइम आउट, फिर पीयर, आपने इस हिसाब से किया। फिर राइट अप रेफरेंसेस, फिर फाइनल ड्राफ्ट। वो जो फाइनल ड्राफ्ट होगा वो आपका फाइनल ड्राफ्ट होगा, उसमें आप सबमिट करेंगे, ठीक है। और फाइनल डेडलाइन से पहले आपने सबमिट करनी है। चेकलिस्ट आपके पास हो और उसके बाद जब आप सबमिट करें फिर उसके बाद आप उस पर फीडबैक ज़रूर लें कि आपने क्या सही किया था, किस चीज़ की कमी थी, क्या और हो सकता था, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज़ हमारे पास अब ये टॉपिक है मेजर्स टू बी टेकन आफ्टर इमरजेंसी। ये हमारे पास टॉपिक है, हम इसको इंटरनेट पे लिखेंगे। फिर हमारे पास गूगल जो है वो ढेर सारे एड्रेसेस ढूंढेगा, उसमें हमने रेलेवेंट एड्रेस जो है, जो रेलेवेंट मटेरियल है उसको हम खोलेंगे। तो ऊपर जहाँ पे URL है वहाँ पे हमारे पास उस सोर्स का एड्रेस आ जाता है। हम उसको क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और उसको अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करेंगे उस इंफॉर्मेशन के साथ जो कि हमने उस पॉइंट से लिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों की एक्टिविटी है। अब आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए प्ले करूँगी। उन वीडियोस में 1 बाय 1 हर चीज़ को डिटेल में दिया गया है, ठीक है। बच्चों के लिए है लेकिन स्टिल आपको उसमें बहुत सी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अब वो किस तरह से, क्या सोच के, कैसे अपना मटेरियल ढूंढती है, ये आप देखेंगे अगली इस वीडियो में, ठीक है।